अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जियाउल हक के टाइम के बारे में कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज के रिलेटेड सवाल पढ़े। हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चंस किए और हम लोगों ने जियाउल हक के पावर में आने और मार्शल लॉ लगने और किस तरीके से मार्शल लॉ हटा और पार्टी लेस इलेक्शंस हुए, तमाम तर चीजों को अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया। आज हम उससे रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर्स के सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरे सामने लगा हुआ है, ये मई जून 2018 का, मई जून 2018 का सवाल है, पेपर है, जिसमें पेपर वन में डिस्कस करने जा रहा हूँ, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी समझ आ जाएगा कि हमें कोई से भी तीन सवाल नहीं ब्रदर, हमें इसमें से तीन सवाल एड्रेस करने होते हैं। और इसमें क्वेश्चन नंबर वन जो होता है वो कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर टू में जो होते हैं वो हमें चार सवाल दिए जाते हैं। सेक्शन बी के अंदर हमें कोई चार सवाल दिए जाते हैं, जिनमें से हमें दो सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर वन होता है, हमें मालूम है कि ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसमें दो सोर्सेज होती हैं, सोर्स ए और सोर्स बी, और हर सोर्स के मार्क्स वगैरह वो ब्रैकेट में आगे बताए हुए होंगे। तो इधर हम लोग जियाउल हक से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर वन को प्रैक्टिस करेंगे। इससे हमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से करने होते हैं ये भी समझ आ जाएगा। 10 मार्क का सवाल किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है ये भी समझ आ जाएगा। और जियो अलग की फॉरेन पॉलिसीज भी इसके साथ साथ हमारी कवर हो रही होंगी। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि भाई सेक्शन ए में क्या सवाल आए हुए थे। सेक्शन ए में सवाल आया हुआ था, अटेम्प्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि इसमें कोई चॉइस नहीं होती, ये टोटल 25 मार्क्स का होता है। और इसमें चार पार्ट्स होते हैं, ए बी सी एंड डी पार्ट, और हमें सारे पार्ट्स करने होते हैं। पहला पार्ट जो होता है 3 मार्क्स का होता है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। दूसरा पार्ट जो होता है 5 मार्क्स का होता है, ये भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है। और ये इंसर्ट पेपर अलग से दिया जाता है, उसमें लगे हुए होते हैं ये सवाल। ठीक है जी। मैं अभी इंसर्ट पेपर तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको अपनी सोर्स बुक जो कि मैंने डिजाइन की हुई है अपने स्टूडेंट्स के लिए, उसके तहत मैं आपको दिखाऊंगा। अगर किसी को सोर्स बेस्ड मेरी क्वेश्चंस की बुक भी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर आ रहा होता है स्क्रीन पे, मैं लिंक भी अपना शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उधर से जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आप मेरी ये सोर्स बेस्ड बुक जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये आप लोग प्रैक्टिस के लिए अपने पास भी डाउनलोड कर सकते हैं। वही देखते हैं कि सोर्स ए और सोर्स बी के जो सवाल हैं वो क्या थे। वो यहाँ पे भी लिखे हैं, वो मेरे सोर्स बेस्ड बुक में भी लिखे होंगे। तो चलो वो इंसर्ट पेपर के साथ इन सवालों को देखते हैं। देखो भाई, सोर्स ए का क्या पूछा हुआ। ये सोर्स ए बेसिकली इज द आफ्टरमैथ ऑफ द हाई कोर्ट जजमेंट ऑन जुल्फिकार अली भुट्टो 1978। जो कोर्ट ने 1978 में फैसला किया रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, ये उसके बारे में सवाल आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। क्या आया हुआ है हम उसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इसका सवाल क्या आया, इसका आंसर किस तरीके से लिखना है। सवाल पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ए, what were the effects of the High Court judgment regarding Zulfikar Ali Bhutto on the people of Pakistan? ये सवाल है 3 मार्क्स का। इसमें आपने कम से कम 3 पॉइंट्स लिखने हैं, बट ये पॉइंट्स आपने अपनी तरफ से नहीं लिखने। जो इस पैराग्राफ में जो दिया हुआ है, इंसर्ट पेपर में ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है आपने उसी से रिलेटेड अपना आंसर लिखना है। अगर किसी बच्चे ने एग्जीक्यूशन ऑफ भुट्टो की मेरी वीडियो नहीं देखी हुई तो वो जाके वो भी देख सकता है, ताकि उसके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाए, उसको पता चले कि ऑपरेशन फेयर प्ले क्या था और भुट्टो को क्यों फांसी पे सजा दी गई, भुट्टो को क्यों फांसी पे लटकाया गया। वो तमाम तरह चीजें, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगी। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन का आंसर हमें यहीं से देना होता है। तो जरूरी नहीं है कि प्रीवियस नॉलेज हो तभी ही हम आंसर कर पाए। अगर ऑन द स्पॉट हम वो सोर्स को पढ़ें और उसी से आंसर ढूंढे तो भी आराम से हमें मिल सकता है आंसर। ठीक है जी। तो जरा पढ़ते हैं सोर्स ए के अंदर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, व्हेन द हाई कोर्ट जजमेंट वाज अनाउंस्ड ओवर द रेडियो, पीपल ऑफ पाकिस्तान वर स्टर्न। आपको पता है जुल्फिकार अली भुट्टो के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा थे। आई फॉर वन, मैं भी उनमें से एक हूँ जो जुल्फिकार अली भुट्टो को काफी पसंद करता था। तो मैं भी इनमें से एक होता अगर मैं उस टाइम पे जिंदा होता जब भुट्टो को फांसी की सजा अनाउंस की गई। टू विलेजर्स इन लाहौर इवन ऑफर्ड देयर सन्स टू बी हैंग्ड इन प्लेस ऑफ मिस्टर भुट्टो। दो लोगों ने तो कहा लाहौर में कि आप हमारे बच्चों को फांसी की सजा दे दें, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो को माफ कर दिया जाए। देयर वर पीसफुल प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स एंड इवन राइट्स।
मुल्क में हालात खराब भी हुए, पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुए, मार्चेस भी हुई, डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुए, स्ट्राइक्स भी हुए. Hundreds were arrested and some died in the clashes. The country was brought to a virtual standstill as men, women, young, and old sought to bring home to the authorities the strong opposition of the High Court verdict. भाई हम लोगों ने पढ़ लिया, हमें क्लियरली पता चल रहा है कि क्या इफेक्ट्स हुए भाई. क्या इफेक्ट्स हुए? पहला इफेक्ट तो हमें यहीं पे मिल रहा है, दैट द पीपल वर स्टंट, द पीपल इन पाकिस्तान वर स्टंट. ठीक है जी. फिर क्या हुआ? देयर वर पीसफुल प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स एंड इवन राइट्स. ये भी एक इफेक्ट हो गया. Hundreds of people were arrested and some died in the clashes. अब हमें क्लियरली यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए जो कि काफी हैं 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स हासिल करने के लिए. तो हम क्या करेंगे, इनको इन लाइंस में जो स्पेसेस प्रोवाइडेड है मेरे पास उसमें लिख देंगे. फिलहाल मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग जब इसको अपने पास डाउनलोड कर लेंगे तो फिर इसको अपने पास लिख भी लेंगे. तो देखो इस तरीके से हम लोग को लिखना होता है कि हम लोग जो है वो वर्डिंग को चेंज नहीं करते. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे होते हैं, सर अपनी वर्डिंग में लिखना है या हम कॉपी कर सकते हैं. तो मैं तो कहूंगा बेहतरीन यही है कि आप सोर्स की ही वर्डिंग को कॉपी करो. क्यों? क्योंकि इसमें फिर गलती होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं. जब एग्जामिनर हमें इजाजत दे रहा है कि हमें अपनी वर्डिंग में नहीं लिखना, हम इसकी वर्डिंग में लिख सकते हैं, तो फिर हम क्यों रिस्क लें वर्डिंग को चेंज करने का. तो पहले तो ये हो गया जो मैंने आपको बताया, क्या यू कैन पैराफ्रेज, यू कैन कॉपी द वर्ड्स ऑफ द सोर्स. लेकिन लेकिन बहुत सारे बच्चे गलती ऐसे करते हैं कि वो तीनों रीजंस पॉइंट्स में लिख देते हैं. पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपने उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. ठीक है जी. आपने उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है. लेकिन फिर पैराग्राफ फॉर्म में गलती बच्चे क्या करते हैं, वो तीनों रीजंस को क्या करते हैं, एंड एंड लिख के या कॉमा कॉमा डाल के लिख देते हैं. आपने ऐसा भी नहीं करना. आपने 3 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं, अदरवाइज दे विल बी कंसीडर्ड 1 पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है, वन ऑफ द इफेक्ट वॉज रेडियो सॉरी पीपल इन पाकिस्तान वर स्टंट. ये एक रीजन हो गया. फिर आपने लिखना है, अनदर इफेक्ट वाज दैट देयर वर पीसफुल प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स एंड राइट्स. यानी कि हर इफेक्ट को आपने अलग अलग जुमलों में सेंटेंसेस बना के अलग अलग लिखना है. बट दैट डजंट मीन कि आप बुलेट पॉइंट्स या फिर नंबरिंग करके लिखो. दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द पेपर. ठीक है जी. तो इस तरीके से सोर्स बेस्ड सवाल कर रहे थे हम लोग. सोर्स ए हो गया. ये तो चलो बैकग्राउंड से आता है. ये तो जुल्फिकार अली भुट्टो यानी जिया अलग के मार्शल लॉ लगने के बाद का जो इनिशियल टाइम था, ये उसकी बात हो रही है. फिर एक और सोर्स क्वेश्चन आ गया. ये सोर्स बी जो क्वेश्चन होता है वो हमारे पास फोटोग्राफ बेस्ड होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सोर्स बी आपके 2018 के पेपर से जो अभी मैंने आपको डिस्प्ले किया था उधर से ही लिया गया है सोर्स बेस्ड. A photograph of Ziaul Haq, the president of Pakistan between 1978 and 88. मोहम्मद जियाउल हक ऊपर लिख भी दिया गया. अब ये तस्वीर को आप गौर से देख सकते हैं. इस तस्वीर से रिलेटेड हमें आंसर लिखने हैं. भाई कह रहा है, हाउ डज द सोर्स बी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वे जियाउल हक गवर्न पाकिस्तान. ये 5 मार्क्स का आंसर है. अब इस 5 मार्क्स की डिवीजन किस तरीके से हुई हुई है, जरा गौर से सुन लेना भाई. इस 5 मार्क्स की डिवीजन ऐसी हुई हुई है दैट देयर आर मार्क्स फॉर कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, देयर मार्क्स फॉर सरफेस नॉलेज, एंड देयर बी मार्क्स फॉर वैलिड इन्फ्लुएंस. अब इन तीनों का मतलब क्या है, जरा मैं इनको तीनों अलग अलग शेड से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली डिफरेंशिएट हो जाए कि यहाँ पे हमें 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है: सरफेस नॉलेज, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज एंड वैलिड इन्फ्लुएंस. देखो भाई, व्हाट डज कॉन्टेक्चुअल नॉलेज मीन. कॉन्टेक्चुअल नॉलेज का मतलब ये है कि आपने इस इस तस्वीर से रिलेटेड कोई भी एक लाइन लिखनी है, इसके कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप कह दो कुछ भी एक्स वाई जेड, जियाउल बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान व्हेन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1977. फॉर एग्जाम्पल कुछ भी एक्स वाई जेड, जो भी आपको जियाउल से या इसके दौर से रिलेटेड मालूम है, आपने उसको यहाँ पे बता दिया. यानी कि बेसिकली कॉन्टेक्चुअल नॉलेज क्या है, इट इज द बैकग्राउंड नॉलेज. इसका कॉन्टेक्स्ट बताना है, इसका बैकग्राउंड बताना, तो ये हो गया कॉन्टेक्चुअल नॉलेज. अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे अज्यूम कर लेंगे कि आंसर इस फॉर्मेट में लिखना है. तो अगेन मैं समझा रहा हूँ कि ना इस फॉर्मेट में सवाल आपके पेपर में लिखा हुआ आएगा, ना इस फॉर्मेट में आपने आंसर करना है. आपने एक पैराग्राफ लेंथ पे आंसर करना है. ये तो जो डिवीजन किया है मैंने आपको मार्क्स स्कीम को समझाने के लिए किया है कि भाई कॉन्टेक्चुअल नॉलेज क्या है और सरफेस नॉलेज क्या है. अब बेटा आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि आपको तस्वीर में क्या दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बता सकते हो कि आई कैन सी इन द फोटोग्राफ. अब फोटोग्राफ को गौर से देखो, आपको क्या नजर आ रहा है.
वो वाला पॉइंट बताना। अब ये नहीं कि अगर मुझे पीछे चादर नजर आ रही है तो चादर के ऊपर आप अपना कोई ओपिनियन नहीं दे पाओगे। आप चादर से ये नहीं बता पाओगे कि हाउ पाकिस्तान वाज गवर्न। तो कोई ऐसी बात बताओ जिसपे आपको कमेंट भी कर पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जियो लक की बॉडी लैंग्वेज पे कमेंट कर सकते हो। आई कैन सी दैट ही हैज रेज हिज पॉइंटेड फिंगर टुवर्ड द पीपल। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यूं करके बात कर रहा हूँ तो इससे क्या साबित हो रहा है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देखो मेरी बात सुनो, और से सुनो मेरे अजीज हमवतनों, तो इससे क्या साबित हो रहा है? कि मैं स्ट्रिक्ट इंसान हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज से मेरी स्ट्रिक्टनेस का अंदाजा हो। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका कोई और ओपिनियन हो, बट दैट शुड बी अ वैलिड ओपिनियन। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बताना है व्हाट यू कैन सी इन द फोटोग्राफ। ठीक है जी, आपने बताया आई कैन सी दैट जिया हैज रेज हिज पॉइंटेड फिंगर टुवर्ड द पीपल। फिर आपने क्या बताना है? सो आई थिंक। फिर आप इसकी नेचर ऑफ गवर्नमेंट पे डिस्क्राइब करो, अपना ओपिनियन बताओगे कि आई कैन इनफर या आई थिंक, इस तरीके से आपने बताना है। देखो, कॉन्टेक्चुअल नॉलेज में आपको 1 मार्क मिला, पहले पॉइंट के सरफेस नॉलेज पे आपको 1 मार्क मिला, वैलिड इन्फ्रेंस पे आपको 1 मार्क मिला। अब क्या करना है? अब इसी तरीके से एक और पॉइंट बताना है। तो भाई आप लोग क्या करेंगे, एक और पॉइंट खुद से बताएंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट्स में बताएंगे कि व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू थिंक डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ हिज गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे माइक्स नजर आ रहे हैं या आपको यहाँ पे इसका यूनिफॉर्म नजर आ रहा है, इससे आप क्या समझ आ रहा है आपको? समझो कि आपको प्रीवियस कोई नॉलेज नहीं है, आप इस तस्वीर से देख के आइडिया कर रहे हो इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में। तो जरा अपना भी ओपिनियन शेयर करें आप लोग मेरे साथ। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे और नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे होंगे। तो भाई अब मैंने आप लोगों के साथ इसकी मार्क्स स्कीम भी शेयर कर दी है, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, अपने पॉइंट्स को आप मैच कर सको कि भाई आपने मार्क्स स्कीम के अकॉर्डिंग लिखा है कि नहीं लिखा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपसे बात की, जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, दैट्स रिटन इन द मार्क्स स्कीम, कि ही कैन बी सीन बाय रेजिंग हिज आर्म्स या पॉइंटिंग हिज फिंगर। तो इस पे ओपिनियन क्या दिया जा रहा है कि भाई ही ही इज अ फिगर ऑफ पावर या अथॉरिटी, इसके पास पावर है या अथॉरिटी है। तो नहीं बात। फिर मैंने आपको कहा कि भाई इसके इर्द गिर्द फॉर एग्जाम्पल डेकोरेटिव सराउंडिंग्स है, जिससे ये साबित हो रहा है कि ये पावर में। ठीक है जी। फिर इसके अकॉर्डिंग इर्द गिर्द बहुत सारे माइक्रोफोन्स है, मैनी माइक्रोफोन्स। तो इससे ये साबित हो रहा है कि इसकी कम्युनिकेशन जो ये कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या इससे कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने कोई चीज बतानी होती है कि तस्वीर में ये दिख रहा है, इस पे अपना ओपिनियन देना होता है। तो देखो, इस तरीके से आपको जो है वो एटलीस्ट जो है वो 5 मार्क्स के लिए 2 और मोर सपोर्टेड वैलिड इन्फ्रेंसेस बताने होते हैं। ठीक है जी। 2 बताओ कम से कम, 2 से ज्यादा बताओ ये भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है जी। इस तरीके से हमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की तैयारी हो गई। अब हम लोग चल रहे हैं और देख रहे हैं कि इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या सवाल आया था। भाई नेक्स्ट पार्ट में आया, व्हाई डिड जिया इंट्रोड्यूस्ड इस्लामाइजेशन रिफॉर्म्स। मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर, जो जिया उल हक के बारे में पहला लेक्चर डाला इसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज में, मैंने आपको क्लियरली उसके अंदर समझा दिया था कि जिया इस्लामिक रिफॉर्म्स क्यों लेकर आया। He wanted to produce a strong and stable government managed by Islamic people. He wanted to counter the influence of Zulfikar Ali Bhutto, who was seen as a socialist person. He wanted to punish those who disrespect Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. वो तमाम तर पॉइंट्स जो आपको मेरे लेक्चर में मिल रहे होंगे, सेम वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे मार्क्स स्कीम के अंदर भी मिल रहे होंगे। तो कोई चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, अदरवाइज मेरी लेक्चर बुक का भी आप लोग के पास डिस्प्ले हुआ होता है, उधर से भी आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें, जो कि हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, हाउ सक्सेसफुल was Zeolach's foreign policy between 1978 and 1988? एक्सप्लेन योर आंसर। 10 मार्क का ये सवाल है और ये पूछ रहा है कि भाई आपकी नजर में जियोलॉग की फॉरेन पॉलिसीज किस हद तक सक्सेसफुल थी। ठीक है जी। अब देखो, लेवल 5 तो कंक्लूजन है, वो तो करना ही होता है आखिर में। ठीक है जी, जिसपे आपको 10th मार्क मिल रहा होगा, आखिरी मार्क मिल रहा होगा। लेकिन लेवल 4 को हम देखते हैं कि लेवल 4 की क्या रिक्वायरमेंट है। लेवल 4 में एग्जामिनर साहब कहते हैं दैट देयर शुड बी 2 explanations, one on the success and one on less success। ठीक है। और वर्थ 6 और 7 मार्क्स। अगर बच्चे ने एक सक्सेस और एक फेलियर लिखा तो उसको 6 या 7 मार्क्स मिल रहे होंगे। Additional explanation on the same factors
कैन नॉट बी अवॉर्डेड मोर देन 8 मार्क्स. एक्सप्लेनेशन ऑन सक्सेसेस एंड लेस सक्सेसेस इज वर्थ 9 मार्क्स. आसान लफ्जों में मैं आपसे कहूंगा देयर शुड बी एटलीस्ट 2 सक्सेसेस एंड 2 फेलियर्स. तो भाई आप लोग ये पॉइंट्स को यहाँ से देख लें. जो भी सक्सेसेस और फेलियर्स मार्क्स स्कीम में लिखे हुए हैं यहाँ से देख लें. फिर मैं आपको लेके चलूंगा और इन्हीं पॉइंट्स को अपनी लेक्चर बुक से समझा रहा हूँ, जिसे मैंने एक बड़ी डिस्प्ले किया हुआ है, खूबसूरत डिस्प्ले किया हुआ है, ताकि आप लोग के अट्रैक्टिव लेक्चर मिले और आप लोग का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. वैसे ये 2018 की मार्क्स की मैं आप चाहोगे तो मैं आपको ये सेंड भी कर दूंगा, या आपको ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी, आपको आराम से मिल जाएगी. चलो भाई चलते हैं आप. जिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज के बाद इसकी फॉरेन पॉलिसीज को पढ़ने चलते हैं. तो भाई अब हम लोग अपनी लेक्चर बुक की तरफ वापसी आ गए हैं और हम लोगों ने फॉरेन पॉलिसीज की हेडिंग भी निकाल ली है, जिसमें सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसीज में, दैट वाज अफगान मेरेकल. अफगान मेरेकल क्या है, मैं आपको इसको मेरेकल क्यों कह रहा हूँ जरा मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ. देखो भुट्टो वॉज कंसिडर्ड एंटी अमेरिकन. वाई? बिकॉज भुट्टो ने जो पॉलिसीज बनाई वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी. भाई भुट्टो ने क्या पॉलिसीज बनाई? पहली बात तो भुट्टो ने आके सीटों से रिजाइन कर दिया, विच वॉज एन अमेरिकन स्पॉन्सर्ड एंटी कम्युनिस्ट पैक्ट. इसने आके सीटों से रिजाइन कर दिया. तो भुट्टो ने अमेरिका के स्पॉन्सर्ड पैक्ट से छोड़ना शुरू कर दिया. दूसरी बात, भुट्टो ने कहा कि हम लोग अपनी कंट्री को न्यूक्लियर पावर बनाएंगे. तो ये चीजें अमेरिका को पसंद नहीं आ रही. तभी अगर मैं बात करूं कि 1971 से जब पाकिस्तान में भुट्टो का दौर आया है, तभी पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप्स डाउनफॉल की तरफ थे. यानी कि समझो कि 1971 में जब भुट्टो पावर में आया तो अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स थे वो डाउनफॉल पे चले गए. और द रिलेशनशिप रीच अ रॉक बॉटम इन 1977. अब आप बोलोगे सर 77 में तो भुट्टो चला गया, तो अब तो रिलेशनशिप बेहतर हो जाने चाहिए थे. नहीं, अब पावर में आ गया मिलिट्री रेजिम, यानी कि जियाउल हक. मिलिट्री रूल अमेरिका को नहीं पसंद, अमेरिका को मिलिट्री डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं पसंद, लिहाजा रिलेशनशिप्स रीच रॉक बॉटम. लेकिन लेकिन 1979 में कुछ ऐसा होता है कि मुआवजाती तौर पे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक अप टर्न लेते हैं और रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट दिखाई देती है. और मिराकुलसली पाकिस्तान और अमेरिका एकदम भाई भाई दोस्त दोस्त हो जाते हैं. और इसके पीछे था अफगानिस्तान का इवेंट, जिसकी वजह से हमने इसको नाम ही दे दिया अफगान अफगान मिरेकल. व्हाट वाज अफगान मिरेकल? भाई ये 4 मार्क का भी सवाल आ सकता है. व्हाट वाज अफगान मिरेकल? दरअसल 1979 के अंदर क्या होता है, अमेरिका और रशिया की आपस में, यानी कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की आपस में जंग स्टार्ट हो जाती है. कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा. दरअसल ये कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट निकाला ये कार्ल मार्क्स ने किसी सेंचुरी में निकाल दिया. और इन्होंने कहा कि कितनी अच्छी दुनिया हो जब सब एक जैसे हो, यानी कि एक बराबर हो, यानी कि इक्वालिटी हो, सबके पास एक बराबर गाड़ी, सबके पास एक जितना पैसा, सबके पास एक जैसा घर. तो एक फिलोसोफर थे, फिलोसोफर की तो कहानियां होती हैं, वो कुछ भी कह के चले जाते हैं. अब आप मुझे बताओ कि क्या ये पॉसिबल है कि सब एक जैसे हो जाए, सबके एक जैसे घर, एक बराबर इनकम, एक बराबर गाड़ी, एक जैसा घर? मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कोई ज्यादा एबल होगा, कोई कम एबल होगा. तो ये था असल में कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट. ठीक है जी. लेकिन जब इसको दुनिया में हकीकतन अप्लाई करने की कोशिश की, जैसे रूस ने किया, जैसे चाइना ने किया, उस तरीके से नॉर्थ कोरिया ने किया, कम्युनिस्ट कंट्रीज पे बनी, तो इन्होंने कम्युनिज्म की थोड़ी सी डेफिनेशन को ही तोड़ मोड़ के, उसकी हड्डी पसली तोड़ के उसको थोड़ा सा अलग बना. इन्होंने कहा कि भाई कार्ल मार्क्स ने कहा था ना सब एक जैसे हो, तो हम सबको एक जैसा कर रहे हैं, हम सबको एक कर रहे हैं, एक सेम कर रहे हैं. अरे कार्ल मार्क्स ने जो कहा था वो कहा था सब इक्वल हो, और आपने जो कह दिया आपने कहा कि सब सेम. अब सोचो, क्या इंडिया और पाकिस्तान के लोग इक्वल हो सकते हैं? हाँ, अगर हम भी मेहनत करें, आज तो इंडिया बहुत आगे निकल गया है, तो हम इक्वल जरूर हो सकते हैं, हमारा स्टेटस इक्वल जरूर हो सकता है. लेकिन क्या हम सेम हो सकते हैं? नहीं. हमारे दरमियान कुछ ऐसे फर्क है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को सेम नहीं होने देंगे. और सबसे बड़ा सेम होने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? क्या रुकावट है जो कि हम इंडिया और पाकिस्तान के लोगों को एक जैसा नहीं होने देता? जी हाँ,
ये सबसे बड़ी रुकावट जो है वो है रिलीजन। सर उधर हिंदू हैं, इधर मुसलमान हैं पाकिस्तान में, तो हम सेम कैसे हो सकते हैं? यानी कि अगर रिलीजन एग्जिस्ट होता है तो लोग सेम नहीं हो सकते। यानी कि जिस डेफिनेशन को तोड़ मोड़ के अप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी कम्युनिज्म की तरफ से, कम्युनिस्ट की तरफ से, कि सब सेम हो जाए, तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी रिलीजन। तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर लोगों को सेम करना है तो हमें एंटी रिलीजन होना पड़ेगा। यानी कि जो कम्युनिज्म का असली कॉन्सेप्ट था वो कहीं पीछे रह गया। और असल में कम्युनिज्म क्या हो गया कि गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं हो, किसी मस्जिद को नहीं बनाया जाएगा, किसी मंदिर को नहीं बनाया जाएगा, किसी सिनागॉग, किसी चर्च को नहीं बनाया जाएगा। यानी कि जो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो एंटी रिलीजन गवर्नमेंट थी और वो रिलीजन के खिलाफ काम करती थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि एक टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर भी जो प्रेसिडेंट थे वो कम्युनिस्ट है। और इनका कहना था कि मैं उस दिन का इंतजार करता हूं कि जब हमारी मसाजिद खाली हो जाएगी। इस तरीके के जब स्टेटमेंट्स आ रहे थे प्रेसिडेंट की तरफ से, तो यहाँ पर एक जंग छिड़ गई बिटवीन द इस्लामिक ग्रुप्स एंड द कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट। तो बेटा जो इस्लामिक ग्रुप्स थे, इस्लामिस्ट पार्टीज थी, और जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे, वो आपस में लड़ने शुरू हो गए। ठीक है जी। आपको पता है कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिधर हमेशा कोई ना कोई कंट्री कब्जा करने की कोशिश करती ही रही है। हमने पास्ट में एंग्लो अफगान वॉर को देखा कि किस तरीके से मुजाहिदीन ने इंग्लैंड को रोका, ब्रिटेन को रोका इधर कब्जा करने से। असल में अफगानिस्तान की जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। अभी भी रिसेंट पास्ट में हम देखें तो अमेरिका अभी तक कोशिशें कर रहा था अफगानिस्तान को कब्जा करने की, जो कि मुजाहिदीन ने नाकाम बना दी, जो तालिबानों ने उस कोशिश को नाकाम बना दिया। तो बेसिकली क्या होता है, जब कम्युनिस्ट और इस्लामिक पार्टीज, अफगानिस्तान की ही कम्युनिस्ट और इस्लामिक ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे, तो रशिया को मौका मिल गया अपना रोल प्ले करके अफगानिस्तान को कैप्चर करने का। रशिया ने कहा देखे हम भी कम्युनिस्ट, यहाँ पर भी कम्युनिस्ट, जिनके दुश्मन है इस्लामिक ग्रुप्स, तो हम यहाँ पर आ रहे हैं बस अपनी फौज लेकर, और यहाँ के प्रेसिडेंट को कत्ल करके हम बस अपनी गवर्नमेंट मुसल्लत करना चाहते हैं। और ऐसा ही इन्होंने किया। इन्होंने 1979 के अंदर 27 दिसंबर को यहाँ के प्रेसिडेंट को कत्ल करके अपनी मर्जी की गवर्नमेंट यहाँ पे मुसल्लत कर दी और इस्लामिक ग्रुप्स के खिलाफ लड़ने लग गए। इस तरीके से रशिया की कोशिश थी कि मैं अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लूंगा, आऊंगा ये ड्रामा करके कि मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों की मदद करने आया। दरअसल मैं तो यहाँ पे कम्युनिस्ट भाइयों की मदद करते करते इस्लामिक ग्रुप्स का सफाया करूंगा और अपनी यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म कर लूंगा। और इसी तरीके से एक कंट्री हमेशा दूसरी कंट्री पे कब्जा करती है। और हमें तो पता है कि रशिया यही करता था, सोवियट्स करते ही यही थे कि वो एक के बाद एक कंट्री पे कब्जा किया करते थे। तो भाई इधर जो है, अगर रशिया कब्जा कर लेगा तो ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, अमेरिका से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तभी अमेरिका, जो कि वेस्ट में बैठा हुआ था, उसने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए और रशिया का कब्जा रोकने के लिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि कैपिटलिस्ट था अमेरिका और कम्युनिस्ट था रशिया, और कैपिटलिस्ट और कम्युनिज्म आपस में दुश्मन है। तो अमेरिका ने कहा किसी भी तरीके से कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट अफगानिस्तान में फैलने से रोकना होगा। तो अमेरिका बैठा हुआ है बेचारा, वो यूएसए बैठा हुआ है दूर दराज कहीं वेस्ट में, और ये सारा काम चल रहा है ईस्ट ईस्ट में। तो अमेरिका ने कहा यार हमें ईस्ट में अपना कोई ठिकाना बनाना पड़ेगा, कोई दोस्त ढूंढना पड़ेगा जो इस जंग में रशिया के खिलाफ हमारी मदद करो। और वो दोस्त कौन हो सकता है? अफगानिस्तान से करीब तरीन मुल्क कौन है? डेफिनेटली ये दोस्त साबित हुआ पाकिस्तान। और इस तरीके से जो 1977 तक रिलेशनशिप हमारे रॉक बॉटम पे पहुंचे हुए थे, वो मिराकुलसली 1979 में इंप्रूव होते हैं, वो एक अपटर्न लेते हैं, और पाकिस्तान और अमेरिका एक तरह से बेस्ट फ्रेंड्स की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। और तभी हम इस मिरेकल को कहते हैं द अफगान मिरेकल। तो आई होप कि आपको अफगान मिरेकल समझ आ गया। अब हम चल रहे हैं और अफगान मिरेकल्स के इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे। देखो, अगर 4 मार्क्स में सवाल आए व्हाट वाज अफगान मिरेकल, तो आपने उन बातों पे फोकस करना है जो अभी तक हमने पढ़ी थी। लेकिन जैसे अभी हमने अपनी स्क्रीन पे देखा था 2018 का जो सवाल, हाउ सक्सेसफुल वर द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ जियाउल हक, तो फिर हम लोगों ने उसके इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करनी होती है। हमें जस्ट ये डिस्क्राइब नहीं करना होता कि अफगान मिरेकल क्या था या क्यों हुआ, हमें बताना होता है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट ये था that the अफगान मिरेकल proved to be a windfall for पाकिस्तान। पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी थी?
समझो कि कुछ ऐसी सिचुएशन थी पाकिस्तान की कि पैसा ही पैसा होगा पाकिस्तान के पास। क्यों? अमेरिका से दोस्ती की है तो फ्री में दोस्ती थोड़ी की। अगर हम यूएसएसआर के खिलाफ यूएसए का साथ दे रहे हैं, तो हम पैसों के लिए दे रहे हैं। और इसके नतीजे में पाकिस्तान के पास कितना पैसा आया? 6 महीने के अंदर ओवर $3.2 मिलियन की एड देता है अमेरिका पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो है बिकेम लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिलिट्री मैन पावर अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान के 50,000 सोल्जर्स तो सिर्फ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर, जैसे लीबिया, ओमान, कुवैत, अफगानिस्तान, सॉरी अफगानिस्तान गलत कह रहा हूँ, अरब कंट्रीज, अरब इमारात, इन कंट्रीज को सर्व करे थे पाकिस्तान। भाई फौज ही इतनी हो गई, पैसा इतना, मिलिट्री मैन पावर को डेवलप किया, तो इतनी फौज हो गई कि अब बाहर मुल्क भेज रहे हैं और उनसे कमवा रहे हैं। इसके साथ साथ कराची बिकेम द बेस्ट नेवल बेस इन द रीजन। अमेरिका पैसा दे रहा है, अपनी मिलिट्री पारे नियारे चल रहे हैं। सुन नहीं बात। इसके साथ साथ यूके ने भी हमें सपोर्ट किया। यूके ने भी पहले पाकिस्तान को $30 मिलियन पाउंड्स की एड दी फॉर हेल्प ऑफ द अफगान रेफ्यूजीज। पाकिस्तान अपने मुल्क में अफगान रेफ्यूजीज को पनाह दे रहा था। तकरीबन 3 मिलियन 30 लाख रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आए। फिर इन रेफ्यूजीज को सोल्यूशन, इनको होम्स और इनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए मजीद 16 मिलियन पाउंड की एड दी यूके ने हमें। ठीक है जी, ताकि बलूचिस्तान में या एनडब्ल्यूएफपी में इन रेफ्यूजीज को सेटल किया जा सके। तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान को कितना पैसा मिल रहा है दियालकिस अफगान मेरेकल, इस मिरेकुलस इवेंट की वजह से, विच प्रूव टू बी अ विंडफॉल फॉर पाकिस्तान। तो भाई पैसा तो बहुत आ रहा है। ठीक है जी, दीज वर सम ऑफ द सक्सेसेस ऑफ द अफगान मिरेकल। लेकिन कहा जाता है एवरी बेनिफिट कम्स विद अ कॉस्ट। अब पास्ट पेपर में फॉर्मेशन ऐसी करनी होती है कि आपने सक्सेसेस अलग लिखने होते हैं और फेलियर्स अलग लिखने होते हैं। लेकिन क्योंकि मैं अभी आपको फॉर्मेटिंग के हिसाब से नहीं, आपको लेक्चर के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको इसके यानी कि अफगान मेरेकल के इम्पैक्ट्स में पॉजिटिव के साथ साथ ही नेगेटिव पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं दूसरे पॉइंट्स पे आऊंगा। तो जहां पे अमेरिका की मदद से पाकिस्तान को बहुत पैसा आ रहा है, वहीं पे पाकिस्तान को कुछ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यूएसएसआर के खिलाफ अमेरिका की मदद करोगे तो यूएसएसआर आपको छोड़ देगा? डेफिनेटली नॉट। बॉर्डर विलेजेस वर बॉर्न बाय यूएसएसआर। इनफैक्ट यूएसएसआर की तरफ से रावलपिंडी में भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, एक बस स्टॉप के ऊपर। उसके अलावा कराची के अंदर भी एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई। तो इस तरीके से यूएसएसआर हमें वार्न करा था कि आप अमेरिका के हाथों अपने आप को चंद रुपयों के लिए कठपुतली ना बनाओ। ये एक बड़ा मसला था जो पाकिस्तान फेस कर रहा था। दूसरा बड़ा मसला कि जब ज्यादातर रेफ्यूजीज आ रहे थे, तो हमने इनको एनडब्ल्यूएफपी के अंदर भर दिया। हमने कहा ये भी पख्तून तो वो भी पख्तून टाइप, तो इनको सब साथ भर दो। इसकी वजह से जो एनडब्ल्यूएफपी की हुकूमत थी, वो जियाउल हक की हुकूमत की ओपोनेंट हो गई। उन्होंने कहा पैसा सब आप खा रहे हो, तो बर्डन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज हम क्यों बर्दाश्त करें? Why should only NWFP bear the brunt of the Afghan refugees coming in NWFP, that is today's खैबर पख्तूनख्वा? एक ये बड़ा मसला था। उसके बाद एक और बड़ा मसला ये था कि जब ये अफगान रेफ्यूजीज आ रहे थे, तो इनके पास ड्रग सप्लाई बहुत ज्यादा थी। तो ड्रग ट्रैफिकिंग पाकिस्तान के अंदर एक अलार्मिंग रेट पे बढ़ने लग गई। साथ साथ जब अफगान रेफ्यूजीज आ रहे थे, तो इनके साथ हथियार भी थे। ये हथियार ले लेके आ रहे थे, इनको हथियार फराहम किए गए, इनकी फोर्सेस तैयार की गई ताकि ये रशिया के खिलाफ लड़ सके। पाकिस्तान को इसके लिए एड मिल रहा था। बट वो एड जहां पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा था, वहीं देयर वर थ्रेट्स टू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दीज फ्री सप्लाई ऑफ वेपन्स। किलिंग्स, क्राइम्स, किडनैपिंग्स बिकेम कॉमन ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची। तो सोचो पाकिस्तान के अंदर कितने सारे मसले मसाइल आ गए। और लॉन्ग रन में क्या हुआ? ये वॉर तो एंड हो गए। 1988 में द सुपर पावर्स वर फाइंडिंग अ वे टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट, टू एंड दिस वॉर। और 1988 में इन दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम अपनी फोर्सेस विड्रॉ करेंगे अफगानिस्तान से। और जहां पाकिस्तान की जरूरत खत्म हो गई, तो जो मिराकुलस दोस्ती हुई थी एकदम से वो भी खत्म हो गई। एंड इट वाज द एंड ऑफ एड एज वेल। एड तो आना बंद हो गई पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सोचो जो रेफ्यूजीज आ गए थे पाकिस्तान में, क्या उनका बोझ खत्म हो जाएगा? क्या ड्रग ट्रैफिकिंग मुल्क से एकदम खत्म हो जाएगी? क्या जो लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट हो गया और
जो यहाँ पे दहशतगर्दी में इजाफा हो गया, क्या वो कभी खत्म हो पाया? नहीं। Then in the long run, Pakistan had to face a lot of problems because of these Afghan refugees. And still, to current date, Pakistan is still facing a lot of problems. तभी आप देखते हैं आए दिन न्यूज पेपर्स में आ रहा होता है, न्यूज चैनल्स में आ रहा होता है कि अफगानियों को पकड़ पकड़ के उन पे तशद्दुद हो रहा है, उनको पाकिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो वो मसला आज तक बेसिकली एग्जिस्ट करता है, वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। तो मैं लॉन्ग रन में तो समझता हूँ कि जिया की फॉरेन पॉलिसीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। ये मेरा अपना एक हकीर सा ओपिनियन है। आप चाहो तो इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो, चाहो तो ना लिखो, चाहो तो अपना कोई ओपिनियन लिख लो, आप सक्सेस से ज्यादा अग्री कर दो। लेकिन जिधर भी आप लिखोगे सक्सेसेस, आपको वहां पे जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई के लिए पहला पॉइंट तो मैंने आपको पॉजिटिव साइड बता दी थी अफगान मेरेकल की। अब मैं और पॉजिटिव साइड बता रहा हूँ। भाई जिया के टाइम में चाइना के साथ भी ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स को डेवलप किया गया। फॉर एग्जाम्पल, 1978 में कराक्रम हाईवे डेवलप हुआ, एंड इट वाज अ सक्सेस बिकॉज इट ओपन ह्यूज एरियाज फॉर ट्रेड एंड टूरिज्म बिटवीन द टू कंट्रीज। 1978 के अंदर ये जो कराक्रम हाईवे बना, विच वाज लार्जली फंडेड बाय चाइनीज, दिस इज द हाईएस्ट पेड बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन एनी टू कंट्रीज, and this is an all-weather road which allows trade throughout the year, and this opened huge areas for the trade and tourism for both countries. So this was another success. And इसके अलावा अगर मैं आपको थर्ड सक्सेस की बात करूं, तो इसी के साथ ट्रेड विद बांग्लादेश भी डेवलप किया गया। देखो भाई, भुट्टो ने भी काम किया था बांग्लादेश के साथ ट्रेड डेवलप करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पाकिस्तान आजाद टूटा था, बेसिकली बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो रिलेशनशिप्स ओवरऑल उतने ज्यादा अच्छे नहीं हो पाए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देर वर एग्रीमेंट्स ओवर ट्रेड, कॉमर्स, टूरिज्म एंड मीडिया, एंड इट बेनिफिटेड बोथ कंट्रीज। एंड बाय 1986 around 40 billion trade was exchanged between the both countries, so both countries were benefiting from this trade. So this is another aspect of the foreign policy, positive aspect of foreign policy। देखो भाई, हम लोगों ने पॉजिटिव साइड में क्या पढ़ा? हमने अफगान मेरेकल की पॉजिटिव साइड पढ़ी, हम लोगों ने ट्रेड विद चाइना की पॉजिटिव साइड पढ़ी, हम लोगों ने ट्रेड विद बांग्लादेश की पॉजिटिव साइड पढ़ी। अगर 14 मार्क में भी सवाल आ जाता है तो हमारे पास तीन तीन पॉइंट्स होंगे लिखने के लिए पॉजिटिव। और नेगेटिव साइड में हमने सिर्फ अफगान मेरेकल के नेगेटिव साइड्स को डिस्कस किया, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले किया हुआ है कि बॉर्डर विलेजेस को बॉम्ब किया, एनडब्ल्यूएफपी के अंदर गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या होती है, नाराज हो जाती है गवर्नमेंट से, साथ साथ ड्रग ट्रैफिकिंग, थ्रेट्स टू लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे प्रॉब्लम, इस इस अफगान मेरेकल का एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट भी हुआ, नेगेटिव इम्पैक्ट। चलो साथ साथ वो भी पढ़ लेते हैं। और पास्ट पेपर्स में एक सवाल आता है, व्हाट वाज द ओजड़ी कैंप इंसिडेंट। हम उसको रैप अप करेंगे तो ये टॉपिक भी जियोलॉजी का पूरा हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, अप्रैल 1988 में रावलपिंडी में एक हादसा हो, वेपन्स डंप होते हैं, और वहां पर रावलपिंडी के अंदर एक माइनर कयामत, एक कयामत सुगरा का मंजर पेश होता है। होता क्या है, मैं बेसिकली आप लोगों को डिटेल के अंदर समझाता हूँ, ज्यादा लंबी नहीं करते, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करते। बेसिकली होता क्या है कि जब अमेरिका जो है वो वेपन सप्लाई करा था, तो एक खास तौर पे वेपन, खास नाम का वेपन था स्टिंगर मिसाइल, वो पाकिस्तान को सप्लाई करा था, जो कि इस वॉर में स्टार्ट इस्तेमाल होने वाला था। और पाकिस्तान की आर्मी ने माशाल्लाह से इसको स्टोर करने के लिए, इसका कैंप लगाने के लिए जो जगह चुनी, वो एन पॉपुलेटेड एरिया के दरमियान। अगर कोई गया हो रावलपिंडी इस्लामाबाद तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये फैजाबाद वाला रोड है, इधर सारे गेस्ट हाउसेस भी आज के दौर में बने हुए हैं। ये बहुत पॉपुलेटेड एरिया, यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस भी हैं, यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी हैं, होटल्स भी बने हुए हैं। और उसके एन पीछे आर्मी ने ओजड़ी कैंप लगाया, एक जगह उजड़ी जहाँ पे कैंप लगाया, मिलिट्री कैंप लगाया। और यहाँ पे माशाल्लाह से इनको सबसे सेफेस्ट जगह मिली अपने वेपन्स को स्टोर करने का। और क्या हुआ, 10 अप्रैल 1988, यहाँ पे संडे का दिन था, और आपको पता है उस टाइम पे संडे को भी लोग स्कूल जाते थे, क्योंकि भुट्टो के टाइम से फ्राइडे वॉज डिक्लेयर्ड एज द पब्लिक हॉलीडे, तो संडे को लोग स्कूल जाया करते थे। और यहाँ पे बच्चे स्कूल के अंदर, संडे का टाइम है, और यहाँ पे एक एक्सीडेंट, ब्लास्ट होता है, and there were hundreds of civilians who were killed in this, and there were thousands of them who were injured। शाहिद खाकान अब्बासी, उनके वालिद साहब भी इसमें शहीद हो गए। ठीक है जी, इसमें कई लोग, कई इंपॉर्टेंट लीडर्स मारे गए।
और यहाँ पर यहाँ पर बेसिकली आर्मी की इस गलती की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इंजर्ड। बेसिकली जब ये ब्लास्ट होने शुरू हुए तो लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है मुल्क के अंदर। क्या कयामत आ गई है? क्या इंडिया ने अटैक कर दिया है? क्या हो गया है? बमबारी हो रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा। इट ऑल्सो मेंट दैट देयर विल बी डिसमिसल फॉर इंपॉर्टेंट आर्मी कमांडर्स। तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, आपको पता है 1985 के अंदर प्राइम इलेक्शंस हुए थे। तो इलेक्शंस के नतीजे में जिया उल हक ने एक बहुत ही सिंपल से, बहुत ही पोलाइट से, बहुत ही टेम से इंसान जुनेजो साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। और जुनेजो साहब ने यहाँ पर इमीडिएट इंक्वायरी बिठा दी। इनको लग नहीं रहा था कि इनके खिलाफ इस तरीके से एक्शन होगा। जिया उल हक ने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि जुनेजो आर्मी के खिलाफ इस तरीके से एक्शन लेगा। लेकिन जुनेजो ने कहा कि इमीडिएट इंक्वायरी बिठाओ और मालूम करो कि भाई कौन इसका जिम्मेदार है, हु इज टू बी ब्लेम। और जिसका पर भी ब्लेम आएगा उसके साथ हम इंसाफ करेंगे, उसको हम सजा दिलवाएंगे। डेफिनेटली इसका सारा का सारा इल्जाम आर्मी के सर पे था। और आर्मी और जिया उल हक ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए कि जुनेजो ने ये जुर्रत की कि वो आर्मी के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहा है। तो जिया उल हक ने कॉन्सिक्वेंटली 29 में 1988 के अंदर अपने 8 अमेंडमेंट के पावर को यूज करते हुए इवेंचुअली क्या किया, जुनेजो की गवर्नमेंट और नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया और जुनेजो साहब को ही घर बिठा दिया। तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट था फॉरेन पॉलिसी का। आप चाहो तो इसको आंसर का पार्ट भी बना सकते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें समझ आ गई। बस जो लास्ट चीज मैंने आपको समझानी है वो इस आंसर का कंक्लूजन किस तरीके से लिखना है। हम लोगों ने मार्क्स स्कीम देख ली है, हम लोगों ने पॉइंट्स देख लिए, हम लोगों ने लेक्चर बुक देख ली। अब आखिरी चीज जो मैं अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ वो इसका कंक्लूजन किस तरीके से करना है। देखो यहाँ पे एक रिटन आंसर मेरी तरफ से, ये मैंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर दिया। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं सर किस लेंथ पे एक पॉइंट एक्सप्लेन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस लेंथ पे एक पॉइंट एक्सप्लेन होना चाहिए। 3 सक्सेसेस मैंने यहाँ पे बता दिए। फिर मैंने यहाँ पे फेलियर्स भी बता दिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वो सारी चीजें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई वो यहाँ पे लिख भी दी हैं। रावलपिंडी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कराची के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कितने लोग उसमें मारे गए, सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स के बारे में भी बताया। फिर मैंने आपको बताया कि कमेंट किस तरीके से करते हैं हाउ सक्सेसफुल में, दैट दिस वाज अ ड्रॉबैक, दिस वाज अ फेलियर। इस तरीके से भी मैंने आपको समझा दिया कि जब सक्सेस बता रहे हो तो मेंशन करना है कि क्या सक्सेस है, जब ड्रॉबैक या फेलियर बता रहे हो तो आपने मेंशन करना है कि क्या फेलियर है, और लास्ट में आपने कंक्लूजन करना है। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, बच्चे ये बता देते हैं कि आई एग्री या डिसएग्री। नहीं नहीं, जब भी टू व्हाट एक्सटेंड या इवेल्युएट द एक्सटेंड या हाउ सक्सेसफुल वाला सवाल है, आपने अग्री या डिसएग्री नहीं करना। आपने यहाँ पे बताना है कि किस एक्सटेंड तक आप अग्रीड। अगर आपको लगता है कि सक्सेस ज्यादा थी तो आप कहेंगे इट वाज सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, लिमिटेड एक्सटेंट। मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, तो मैंने लिखा कि आई बिलीव योर फॉरेन पॉलिसीज हैड बीन सक्सेसफुल टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, लिमिटेड एक्सटेंट। अब मैंने कंक्लूजन में क्या रखा, बैलेंस, अनबायस्ड रखा। मैंने कहा ऑल दो हिज पॉलिसीज सपोर्टिंग द वेस्ट इन द यूएस यूएसएसआर वॉर ब्रॉट शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन्स टू पाकिस्तान। शॉर्ट रन में तो फायदा हुआ, लेकिन क्या हम कंक्लूजन शॉर्ट रन बेसिस पे करते हैं? नहीं जी, हम अपना कंक्लूजन करते हैं हमेशा लॉन्ग रन एस्पेक्ट में। तो मैंने कहा बट इट लेटर बिकेम अ प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट of Pakistan as Pakistan started to rely on the foreign aid, which eventually dried up as soon as the US USSR war was over. It is therefore the next government faced a lot of financial constraints and had to turn to IMF for help. जब बेनजीर की गवर्नमेंट आई तो बेनजीर की गवर्नमेंट को और नवाज शरीफ की हुकूमत को फॉरेन लोन्स की तरफ से आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन्स लेने पड़ गए। तो ये लेटर ऑन गवर्नमेंट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम बना। तो आई थिंक दे वर सक्सेसफुल टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। आई होप कि आपको डिटेल के अंदर समझ आ गया है पास्ट पेपर्स के आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, मार्क्स स्कीम को किस तरीके से रीड करना है, टारगेट करना है, और साथ साथ हम लोगों ने सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करनी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम्स हैं या कुछ और आप लोग चाहते हैं तो कमेंट्स में अपने शेयर कर देगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करता हूँ और उनके अकॉर्डिंग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। जजाकल्लाह।